हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज अपनी इस कक्षा में हम 11वीं कक्षा का विषय पढ़ेंगे और 11वीं कक्षा की इंडियन इकोनॉमी में कृषि विकास का जो चैप्टर हम कर रहे थे उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ये इस चैप्टर की हमारी तीसरी वीडियो है। हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा कि जो कृषि विकास है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। आज इस कक्षा के अंदर हम उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, क्या उपाय किए गए या कौन कौन सी नीतियों को अपनाया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कृषि विकास के लिए अपनाए गए उपाय एवं नीतियां, ये हमारा विषय रहेगा। तो क्या उपाय अपनाए गए, क्या नीतियां अपनाई गई? सबसे पहला जो उपाय किया गया वो किया गया फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि। कृषि विकास करना था और कृषि की समस्याओं को दूर करना था। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा कि जिस भूमि के ऊपर फसलें उगाई जाती थी, कृषि की जाती थी, उस क्षेत्र के अंदर ही बढ़ोतरी की जाए, वृद्धि की जाए। तो इस उपाय के अंतर्गत क्या किया गया कि जो एरिया ऐसा था जो बंजर था या कम उपजाऊ था, उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर भी फसल करने की, उगाने की कोशिश की गई। यानी कि फसलों के अधीन जो हिस्सा था, फसलों एक तो वो वाला हिस्सा हो गया भूमि का जिसके ऊपर फसलें बोई जाती हैं, एक भूमि का वो भाग हो गया जिसके ऊपर नहीं बोई जाती। तो जिस भाग के ऊपर भूमि बोई जाएगी उस एरिया के अंदर वृद्धि करने की कोशिश की गई। कैसे कोशिश की गई कि जो बंजर भूमि है, जो अनुपजाऊ भूमि है या जो भूमि कृषि के काम नहीं आ पा रही, उसको कृषि के काम आने योग्य बनाया गया। दूसरा उपाय इसके अंतर्गत क्या किया गया कि बहुफसली प्रकार की फसलें उगाने की कोशिश की गई। बहुफसली क्या होती है? बहुफसल यानी कि एक से अधिक फसल, एक साल के अंदर एक खेत के अंदर एक से अधिक फसलें उगाना, उसे कहेंगे हम बहुफसल। तो फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करने का दूसरा तरीका क्या अपनाया गया? बहुफसल। यानी कि एक साल के अंदर एक से अधिक 2-3 फसलें एक खेत से लिए जाने की कोशिश की गई। तो पहला उपाय किया गया, जो फसलों के अधीन क्षेत्र था उसको बढ़ाने की कोशिश की गई। दूसरा, अधिक सिंचाई एवं खाद का प्रबंध। हमने अपनी समस्याओं के अंदर पढ़ा था कि जो भारतीय कृषि थी वो अधिकतर वर्षा के ऊपर निर्भर करती थी। बहुत सारे खेत, बहुत सारी कृषि ऐसी थी जिसके लिए पानी ही नहीं था, नहरों का बंदोबस्त बहुत कम था। तो इसके लिए क्या किया गया? अधिक सिंचाई यानी कि ट्यूबवेल वगैरह का प्रबंध करवाया गया, नहरें खुदवाई गई। तो अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो जब भारत देश आजाद हुआ था 1951 के अंदर, केवल 17% भूमि, जो भूमि कृषि के योग्य थी, उस कृषि योग्य भूमि का केवल 17% भाग ही पानी पा रहा था, मतलब उसे सिंचाई उसके लिए उपलब्ध थी। लेकिन वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 50% के लगभग हो चुकी है। तो ये ऐसा किसके कारण संभव हो पाया कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक बांध बनवाए गए, नहरें बनवाई गई, ट्यूबवेल खुदवाए गए, खेतों के अंदर सिंचाई का बंदोबस्त किया गया। इसके अलावा अच्छी किस्म की खादों का भी प्रबंध किया गया, चाहे ये खाद हमें विदेशों से ही क्यों ना मंगवाने पड़े। हाई यील्डिंग सीड्स यानी कि जिनकी उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक होती है, ऐसी अधिक उपजाऊ क्षमता वाले खाद भी मंगवाए गए, खादों का प्रबंध किया गया। और हाई यील्डिंग सीड्स वो बीज हैं, ये खाद है, अच्छी खाद का भी प्रबंध किया गया। अगले पॉइंट के अंदर हम बीजों के बारे में पढ़ेंगे कि अधिक उपज देने वाले बीज। इसके अंदर आता है HYV। कई बार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है पूछने के लिए कि हाई, X से हाई, Y से यील्डिंग और HY वैरायटी, YV से क्या होगा? वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स जो हैं उनका बंदोबस्त किया गया। यानी कि जो अधिक उपजाऊ देने वाले बीज थे, HYV के अंदर वैरायटी आएगा, सीड्स अलग है। तो अधिक उपजाऊ क्षमता वाले बीजों का बंदोबस्त किया गया ताकि उपज अच्छी हो, अच्छी गुणवत्ता की हो और अधिक हो। तो इसके लिए ये बीज चाहे हमें विदेशों से क्यों न मंगवाने पड़े। जो 1960 के दशक के अंदर जो हरित क्रांति आई थी, ये हमारा एक और प्रश्न बनेगा इस पाठ के अंदर हरित क्रांति का, उसे हम अगले अपने पॉइंट में पढ़े भी नहीं। तो उस हरित क्रांति का कारण भी यही थे, हाई अधिक उपज देने वाले बीज। तो अगला कृषि विकास के लिए जो उपाय किया गया वो क्या था कि ऐसे अधिक उपज देने वाले बीजों का बंदोबस्त किया गया, मंगवाया गया उनको, ताकि फसलें अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, उत्पादकता अधिक हो। अगला उपाय किया गया वैज्ञानिक ढंग से खेती या यंत्रीकरण। वैज्ञानिक ढंग से खेती के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे
कि एक तो हमारे बीज ही आ जाएंगे, अच्छी किस्म के बीज। इसके अलावा फसलों को बदल बदल कर बोना, ताकि भूमि की गुणवत्ता जो है, उसका उपजाऊपन जो है, उसके अंदर भी कमी ना आए। तो भूमि को बदल बदल कर बोना, या बहुफसली, या फिर जो इसके अंदर हम कह सकते हैं यंत्रीकरण के अंदर अच्छी किस्म के अच्छे उपकरण, जैसे हमारे थ्रेसर हो जाता है और हमारा ट्रैक्टर हो जाता है। तो पहले ये चीजें नहीं थी, पहले क्या था, इनके स्थान पर बैलों का और अधिकतर हाथ का प्रयोग किया जाता था। तो यंत्रीकरण के अंतर्गत ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया गया जिनसे जो कृषि संबंधी काम है वो कम समय में और अधिक अच्छे से हो। तो वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया और वैज्ञानिक उपकरण या यंत्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा। अगला उपाय किया गया कृषि भूमि का विकास। तो कृषि भूमि का विकास हमने पहले पॉइंट के अंदर भी पढ़ा है कि कृषि भूमि को बढ़ाने की कोशिश की गई। कैसे बढ़ाने की कोशिश की गई, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में भी बताया था कि एक तो जो शुद्ध बोया गया भाग था, उस भाग को बढ़ाने की कोशिश की गई। यानी कि वो एरिया जिसके ऊपर कृषि की जाती है, उस एरिया में से कुछ ऐसा भी था कि जो कम बोया जाता था, या फिर जो बेकार पड़ा था। तो इस तरह की जो बेकार पड़ी हुई जमीन थी, या जो भूमि का जो भाग था, उसे भी कृषि के योग्य बनाने की कोशिश की गई। या और जो कृषि के योग्य ही था, उससे अधिक उपजाऊ लेने के लिए, अधिक उपज लेने के लिए बहुफसली योजना का बहुफसली प्रकार की खेती की गई। तो कृषि भूमि का क्या किया गया, इस तरह से विकास किया गया। कृषि के योग्य जो भूमि थी उसकी मात्रा को बढ़ाया गया। आगे है भूमि सुधार। तो भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि के ऊपर बहुत प्रकार के सुधार किए गए। ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनेगा इस पाठ के अंदर। भूमि सुधार के अंतर्गत जो भूमि थी उसके अंदर क्या क्या सुधार लाए गए। जैसे जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय कई प्रकार की प्रथाएं थी। अंग्रेज जो है लगान लेने के लिए जमींदारी प्रथा, काश्तकारी प्रथा, इस तरह की प्रथाएं थी, उन प्रथाओं को खत्म किया गया। एक किसान के पास जो भूमि थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में थी और कई जगह पर थी। और आप सभी को पता है कि जब भूमि के छोटे टुकड़े होंगे और कई जगह होंगे तो भूमि जो है वो खेती के लिए कम इस्तेमाल में आ पाएगी। उसके ऊपर किसान कोई सुधार नहीं करवा पाएगा, क्योंकि अगर मान लिया किसान को ट्यूबवेल लगाना है तो ऐसे वो कितने सारे ट्यूबवेल लगाएगा। तो भूमि के अंदर भी कई प्रकार के सुधार किए गए। जैसे जो जमींदार और जो काश्तकार था, यानी कि एक भूस्वामी और जो काश्तकार था। भूस्वामी जो होता है कि भूमि का मालिक, और काश्तकार जो उसके ऊपर खेती करता है। बहुत सारे भारत के अंदर इस प्रकार की खेती पाई जाती है कि जो भूमि का मालिक होता है वो स्वयं खेती नहीं करता, वो किसी अन्य को खेती करने के लिए वो दे देता है और बदले में उससे वो लगान, या हम कह सकते हैं उससे बदले में उपज लेता है, उपज का एक भाग लेता है। और इसके अंतर्गत जो भूमि का मालिक है, स्वामित्व है, और जो काश्तकार है, उन दोनों के बीच जो संबंध थे उनके अंदर सुधार करने की कोशिश की गई। जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े थे उनके स्थान पर एक जगह पर ही एक बड़ा खेत देने की कोशिश की गई, जिसे हम चकबंदी भी कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से कृषि विकास के लिए भूमि सुधार भी किए गई। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। भूस्वामित्व और काश्तकार के बीच जो संबंध था उन संबंधों में सुधार लाने की कोशिश की गई। तो इस तरह से भूमि सुधार किए गए। अगला पॉइंट है वस्तुओं की बिक्री में सुधार। बिक्री के अंदर भी सुधार किया गया। आप सभी को पता है किसान खेत के अंदर उपज पैदा करता है और उस उपज का एक भाग वो बाजार में बिक्री के लिए भी कोशिश करता है। तो बिक्री के अंदर भी यहाँ पर सुधार किए गए। क्या सुधार किए गए? नियमित मंडियों को बनाया गया। नियमित मंडी क्या होती है? जहां पर जाकर किसान अपनी माल को, अपनी उपज को बेच सकता है। और उस मंडी के अंदर जो उनकी किसान की खेती को जो तोलने के लिए जो सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर भी सुधार किया गया। तो बिक्री में सुधार के अंतर्गत हम कह सकते हैं नियमित मंडियों को बनाया गया और उन मंडियों के अंदर भी किसान की वस्तुओं को अच्छे से लिया जाए, उसको कीमत मिले और उसका वजन अच्छे से तोला जाए, उसकी गुणवत्ता को अच्छे से पहचाना जाए। इन सब के ऊपर भी काम किया गया। तो हम इन्हें कह सकते हैं वस्तुओं की बिक्री में सुधार के लिए भी सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, उपाय किए गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कीमत समर्थन नीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कीमत समर्थन नीति। कई बार इसी के ऊपर एक प्रश्न आ जाता है छोटा हमारा, कीमत समर्थन नीति किसे कहते हैं? तो कीमत समर्थन नीति क्या होती है कि सरकार जो होती है, सरकार वो किसान को विश्वास दिलाती है। क्या दिलाती है? विश्वास। किस चीज का विश्वास दिलाती है? कि उसकी उपज
जो किसान जो फसल बोएगा उस फसल को, उस उपज को वो किसी एक न्यूनतम कीमत पर अवश्य खरीद लिया जाएगा, ये विश्वास दिलाती है। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसान गन्ना उगाता है, तो किसान ये सोचता है कि मान लिया इस साल का गन्ने की उपज कम है और तो गन्ने की कीमतें बढ़ जाएंगी, उपज कम होगी तो गन्ने के भाव कीमतें बढ़ जाएंगी। तो अगले साल क्या करेगा, किसान सोचेगा कि भी पिछले साल किसान के उसके गन्ने के भाव अच्छे थे, तो क्यों ना अब की बार गन्ना ज्यादा उगा लिया जाए। तो जब गन्ना ज्यादा उग जाता है तो कीमतें क्या हो जाती है उसकी, एकदम से नीचे गिर जाती हैं। किसान की जो लागत है वो भी पूरी नहीं हो पाती, इतनी कीमतें नीचे गिर जाती है। तो किसान को तो बेचारे को मतलब वो कर्जों के तले दब जाता है, तो उसको एक तरह से आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती है। तो इसके लिए क्या किया गया, कीमत समर्थन नीति अपनाई गई। सरकार क्या करेगी, किसान को विश्वास दिलाएगी कि आपकी उपज कम से कम इस कीमत के ऊपर, कोई भी एक कीमत सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है, उस कीमत के ऊपर अगर और कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार उसे अवश्य खरीदेगी। सरकार इस चीज का विश्वास दिलाती है। उस कीमत से ऊपर वो कितनी भी मात्रा में अपनी उपज को बेच सकता है, लेकिन उस कीमत से नीचे कीमत नहीं जाएगी, ये सरकार विश्वास दिलाती है और इसे कहते हैं हम कीमत समर्थन नीति। तो कीमत समर्थन नीति के अंदर सरकार किसानों को उनकी उपज को न्यूनतम कीमत पर बिकने का विश्वास दिलाती है, एक कीमत बता देती है कि इससे नीचे कीमत आपकी नहीं जाएगी। तो इससे किसानों को क्या मिल जाएगा, सबल मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा कि भाई उनकी जो भी पैदावार होगी वो कम से कम इस कीमत पर अवश्य जाएगी। तो इसे कहते हैं हम कीमत समर्थन नीति। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साख संबंधी सुविधाएं। अब आप सभी को पता है खेती करने के लिए किसान को अच्छी किस्म के बीज खरीदने पड़ेंगे, खाद खरीदनी पड़ेगी, खेती को तैयार भी करना पड़ेगा। तो इस सब के लिए उसे क्या चाहिए, इस सब के लिए उसे पूंजी चाहिए। तो उस पूंजी को कहां से वो प्राप्त करें, तो उसे कहेंगे हम साख संबंधी सुविधा। तो किसान को कम ब्याज की दर के ऊपर और जल्दी ही और उसको धन उपलब्ध हो जाए, पूंजी उपलब्ध हो जाए, ताकि वो अपने कृषि कार्य समय पर निपटा सके, तो उसे हम कहेंगे कृषि संबंधी सुविधाएं, साख संबंधी सुविधाएं। तो इन साख संबंधी सुविधाओं के लिए भी सरकार के द्वारा कई प्रकार के उपाय अपनाए गए, किसानों को कम ब्याज पर मिले और उनको जल्दी से जल्दी मिले। तो इस तरह की कई प्रकार की समितियां और बैंकों का भी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी गई। यहाँ पर साख के बारे में जब बात आती है तो साथ ही एक और प्रश्न आता है, कृषि वित्त। हम इसे कृषि वित्त भी कह सकते हैं और हम इसे साख भी कह सकते हैं। तो कृषि वित्त और साख, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, कृषि वित्त या कृषि साख किसे कहेंगे कि प्रत्येक किसान को खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए धन की जरूरत होती है, खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, खेत के अंदर कुछ सुधार करवाने के लिए उसे किसकी जरूरत होगी, उसे पूंजी की जरूरत होगी। और इस पूंजी को ही हम क्या कहते हैं, कृषि वित्त कहते हैं या कृषि साख कहते हैं। तो हमारा 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कृषि वित्त या कृषि साख किसे कहते हैं। एक किसान को अपने फसल उगाने के लिए या खाद बीज खरीदने के लिए या जो भी है वही खेत के अंदर सुधार करवाने के लिए जो धन की आवश्यकता पड़ेगी, उसे, उस पूंजी को, उस धन को हम क्या कहेंगे, कृषि वित्त या कृषि साख कहेंगे। तो किसानों को कृषि साख की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो किसानों को जो कृषि वित्त या कृषि साख की जो आवश्यकता पड़ती है, यहाँ ध्यान देना है आपको, कृषि साख की यानी कि धन की यानी कि पूंजी की जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। छोटा सा प्रश्न बनता है हमारा ये कि कृषि वित्त या कृषि साख की जो आवश्यकता है, कृषि वित्त और कृषि साख की जो आवश्यकता है उसके 3 भाग हैं। पहले भाग को क्या कहेंगे हम, पहले भाग को कहेंगे हम अल्पकालीन साख। क्या कहेंगे हम, अल्पकालीन साख। और दूसरे को कहेंगे हम मध्यकालीन साख है ये हम इसे वित्त भी कह सकते हैं। और तीसरी है हमारी दीर्घकालीन साख। तो अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, आप इसे साख भी कह सकते हैं और आप इसे वित्त भी कह सकते हैं। तो ये क्या होती है, छोटा सा प्रश्न बनेगा हमारा। अल्पकालीन जो साख होती है वो 1 वर्ष तक के लिए होती है, कुछ महीनों के लिए या 1 वर्ष 12 महीने तक के लिए। इसके अंदर जो छोटे छोटे काम, किसान को जैसे कोई छोटा सा काम करवाना है, खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, तो उन कामों के लिए जो वो ऋण लेता है, जो वो उधार लेता है, जो वो पूंजी उठाता है, उधार पर, कर्जे पर
ऋण लेकर, तो उसे हम कहेंगे अल्पकालीन साख। तो इसके अंदर छोटे छोटे काम, जैसे क्या बताया है, बीज खरीदना, खाद खरीदना, तो ये जो छोटे छोटे काम है इनके लिए जो उधार लेगा वो कम समय के लिए ही लेगा, 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय के लिए। जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी तो वो पैसे वापस कर देगा। तो 1 वर्ष से कम समय के लिए जो पैसे किसान के द्वारा उधार लिए जाते हैं उसे हम अल्पकालीन साख कहते हैं। तो ये छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे खाद खरीदना, बीज खरीदना। जो दूसरी है मध्यकालीन साख, ये क्या होती है, ये 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिए होगी। तो क्योंकि इसके अंदर समय अवधि बड़ी है तो इसके अंदर काम भी थोड़ा सा बड़ा होगा। कैसा काम बड़ा होगा मध्यकालीन साख के अंदर, जैसे हो सकता है यहाँ पर तो खाद बीज खरीदना था, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसान को खेत के अंदर ट्यूबवेल लगवाना है, तो ये काम थोड़ा सा इस काम से बड़ा है। ट्यूबवेल के लिए, या फिर खेत में कुआं खुदवाना है, या कोई मेड़ बनवानी है कि खेत के अंदर, तो ऐसे थोड़े से बड़े कामों के लिए 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए जो वो उधारी उठाता है, जो वो कर्जा ऋण लेता है, उसे कहेंगे हम मध्यकालीन साख। तीसरी साख है हमारी दीर्घकालीन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है 5 वर्ष से अधिक, जैसे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, यानी कि 5 से ज्यादा, 5 से अधिक वर्षों के लिए जो भी वो उधार लेगा, कर्जे उठाएगा, उसे कहेंगे हम दीर्घकालीन साख। तो इसके अंदर काम और भी बड़े होंगे, जैसे मान लिया उसको कोई जमीन खरीदनी है, मान लिया जमीन खरीदनी है, या फिर उसको कोई मुकदमे वगैरह के अंदर लगाने हैं, या कोई ब्याह शादी वगैरह करनी है, यानी कि बड़े खर्चे हो जाएंगे इसके अंदर, और ये लंबे टाइम के अंदर उससे पूरे दिए जाते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दीर्घकालीन साख। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आज के लिए हमारा काफी हो गया है। हमने आज पढ़ा कृषि विकास के लिए जो सरकार के द्वारा कदम उपाय उठाए गए हैं उनके बारे में, और इसके अलावा कृषि वित्त या कृषि साख किसे कहते हैं। तो जो धन उसे चाहिए, जो पूंजी किसान को चाहिए, उसे हम कहेंगे कृषि वित्त, कृषि साख। कृषि के लिए जो चाहिए और कृषि के लिए जो वित्त की उसको जरूरत आवश्यकता पड़ती है, उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन 1 वर्ष तक के लिए, समय के लिए, और 1 से लेकर 5 साल तक के लिए जो उसको धन चाहिएगा उसे हम मध्यकालीन कहेंगे, और इससे अधिक टाइम के लिए अगर चाहिएगा तो उसे हम दीर्घकालीन कहेंगे। तो बच्चों, आज के लिए काफ़ी हो गया है। अगर आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं। धन्यवाद।